प्रिय विद्यार्थियों, कल के वीडियो लेक्चर में हमने व्यवस्थापिका की भूमिका के बारे में जाना और सरकार के 3 अंग कौन से हैं, उनके मूल कार्य क्या हैं, उन पर हम एक प्रकाश डाला। आज हम व्यवस्थापिका के या विधानमंडल के कार्य क्या हैं और विशेष रूप से व्यवस्थापिका के जो परंपरागत कार्य हैं, सरकारी कार्य हैं, वो क्या हैं, उनको हम जानेंगे। आप सभी जानते हो कि व्यवस्थापिका एक वो सरकार का महत्वपूर्ण अंग है जिसका मूल कार्य विधि निर्माण करना है। व्यवस्थापिका का शब्द ही विधायन से बना है और विधायन का अर्थ है कानून का कार्य, अर्थात कानून निर्माण का कार्य। और कानून निर्माण से पहले किसी विषय पर जन आकांक्षाओं को पहचानना, उस पर बातचीत करना, डिस्कस करना और एक राय से मतदान करके उनकी पूर्ति के लिए कानून का निर्माण करना, ये एक विधानमंडल का कार्य है जो लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आइए आज हम व्यवस्थापिका के परंपरागत या शासकीय या राजकीय कार्य क्या हैं उनको हम समझते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो व्यवस्थापिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, अतः सरकार के कार्यों से संबंधित कानून निर्माण का कार्य इसके परंपरागत कार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापिका द्वारा किए जाने वाले औपचारिक, संवैधानिक या सरकारी कार्य कुछ बिंदुओं को तहत हैं जिनकी हम चर्चा एक ही आपसे करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापिका का वो है विधायी कार्य, लेजिस्लेशन, कानून निर्माण। व्यवस्थापिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है, इसलिए इसे नियम बनाने वाला विभाग भी कह सकते हैं। रेनॉल्ड ने इस संबंध में लिखा है कि आधुनिक विधानमंडल एक प्रकार के वे कारखाने हैं जिनका काम कानून निर्माण का है। यहाँ लोकमत के नाम से कच्चे माल के प्रस्तावों को नीतियों और कानूनों में परिणत किया जाता है। विधानमंडल में ही विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं, उन पर बहस की जाती है, फिर उन्हें किसी संशोधन सहित या बिना संशोधन सहित पास किया जाता है या उन्हें किसी अन्य प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात पास कर लिया जाता है। ऐसे अधिकांश देशों में जहाँ विधायी व्यवहार का लोकतांत्रिक रूप है, यह आम बात है कि विधेयकों के 3 वाचन होते हैं और हर हाल में उन विधेयकों को समितियों को सौंपा जाता है ताकि उन पर विस्तार से विचार किया जा सके। आलोचकों के अनुसार प्रशासनिक जटिलता तथा दल संगठन के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में कार्यपालिका के पास पहल करने के अवसर अधिक है। ब्रिटेन में कार्यपालिका स्रोतों से ही सारे महत्वपूर्ण और विवादास्पद विधेयक आते हैं। वैयक्तिक सदस्यों के द्वारा विधेयक प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था विद्यमान है, लेकिन यह एकांततः सीमित है। ब्रिटिश संसद के 1967 से 1968 सत्र में 63 सरकारी विधेयक सफल हुए, लेकिन वैयक्तिक सदस्यों के 75 विधेयकों में से केवल 13 कोई शाही स्वीकृति मिल पाई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में विचाराधीन विधेयकों में 80% कार्यपालिका की ओर से आते थे। बहुधा कार्यपालिका के पास विधायी प्रस्तावों पर वीटो प्रयुक्त करने की शक्ति रहती है। अधिकांश विधेयकों पर बहस समाप्त किए जाने के लिए व्यवस्थाएं रहती हैं। विपक्षी दलों द्वारा अनावश्यक देरी करने और बाधा डालने पर इसे रोक लगाने के लिए समापन, क्लोजर्स, गिलोटीन या स्थगन जैसे उपाय काम में लाए जाते हैं। एलन वॉल के शब्दों में कह सकते हैं कि इन विभिन्न बाधाओं के बावजूद व्यवस्थापिका सभाओं की विधायी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। विधायिकाओं की कार्यविधियां समाज में नियमों के वैधीकरण का मौलिक साधन है। वे सरकार की सक्रियताओं संबंधी किसी त्रुटि को संभाल लेती हैं और हित गुटों को अपने संसदीय प्रतिनिधियों के जरिए काम करने का मौका देती हैं। वास्तव में विधि निर्माण प्रक्रिया में विधायिका की शक्ति का विस्तार क्षेत्र सरकार की मजबूती, सरकार की विधायी कार्यक्रम का स्वरूप और आम चुनाव की समीपता पर निर्भर करेगा। किंतु अधिकांश उत्तरदायी लोकतंत्रों के अंतर्गत ऐसा बहुत कम ही अवसरों पर होता है कि सरकार का कार्यक्रम बिना कील काटा विधायी प्रक्रिया के गुजर कर निकल जाए। ये थे विधानमंडल के विधायी कार्य कि किस प्रकार विधानमंडल जनता के लिए कानूनों का निर्माण करती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो वित्तीय कार्य है, फाइनेंशियल फंक्शंस। व्यवस्थापिका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नियंत्रण एवं नियमन करती है। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में वह अनुमानित आय व्यय को स्वीकृत करती है। वह राष्ट्रीय बजट को पारित करती है, जिसके द्वारा नए कर लगाए जाते हैं, पुराने करों की दरें घटाई जाती हैं या बढ़ाई जाती हैं या उन्हें समाप्त किया जाता है।
बिना व्यवस्थापिका की अनुमति के एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। एलन वॉल के शब्दों में, किसी भी विधायिका के पास सरकार को खर्च के लिए धन देने का जो अधिकार होता है वो ऐसा परंपरागत हथियार होता है जिससे विधायिका सरकार के नीतियों पर कुछ नियंत्रण लगाने में समर्थ होती है। फिर भी अत्यधिक स्वतंत्र विधायिकाओं में भी वित्तीय नियंत्रण द्वारा नीति प्रभावित करने की सीमाएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। कार्यविधि की जटिलता, वित्तीय मामलों में विशिष्टीकृत जानकारी का अभाव आदि बातें विधायिकाओं के विरुद्ध की जाती हैं। विकासशील राज्यों में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी संवैधानिक व्यवस्थाएं विद्यमान हैं जिनमें कार्यपालिका अध्यादेशों तक के वित्तीय मांगें पारित कर लेती है। एक और कार्य वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। संसदीय शासन वाले देशों में कार्यपालिका पूरी तरह विधायिका पर निर्भर होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को भंग कर सकती है। जहां संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्थाएं, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती है, किंतु विभिन्न उपायों द्वारा कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण रहता है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी सीनेट राष्ट्रपति पर नियुक्ति के मामलों में प्रभावकारी नियंत्रण रखती है। राष्ट्रपति को महाभियोग इम्पीचमेंट द्वारा हटाया जा सकता है तथा सीनेट मंत्रियों को भ्रष्ट पर आचरण की जांच कर सकती है। वहीं संसदात्मक शासन प्रणाली में अविश्वास का प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, निंदा प्रस्ताव, प्रश्नकाल, बजट और सरकार की प्रमुख नीतियों पर बहस तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में महाभियोग की प्रक्रिया, ये विधायिकाओं के हाथ में ऐसी युक्तियां हैं, ऐसी पावर हैं जिनसे वे सरकार पर अपना नियंत्रण रख सकती हैं। हमें मालूम है कि अमेरिकी कांग्रेस ने 1868 में राष्ट्रपति जॉनसन के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग किया और मतदान में वे केवल एक मत से बच सके। सन 1974 में राष्ट्रपति निक्सन के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई को प्रारंभ किया गया जो अपना त्यागपत्र देकर इससे बच गए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने का 1949 में, ईडन का 1957 में और मैकमिलन का 1963 में अपने पद से अलग होना इस तथ्य की पुष्टि करता है कि संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का प्राधिकार है। इसी प्रकार 1966 में पश्चिमी जर्मनी के चांसलर एरहार्ड का अपने पद से अलग होना इस बात को सिद्ध करता है कि संसद का सरकार पर पूर्ण नियंत्रण है। भारत में 1979 में प्रधानमंत्री पद से मोरारजी देसाई और चरण सिंह का त्यागपत्र देना और 1990 में वीपी सिंह का पद त्यागपत्र यह इंगित करता है कि संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण है। 1997 में एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि उन्होंने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया था। ये इस प्रकार हम ये पाते हैं कि किस प्रकार विधानमंडल कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है। अब विधानमंडल के कौन से न्यायिक कार्य हैं उन पर भी हम थोड़ा प्रकाश डालें। आमतौर से विधायिकाओं को न्यायिक कार्य प्रदान नहीं किए जाते हैं, किंतु कुछ देशों में विधायिकाएं न्यायिक प्रकृति के कुछ कार्यों का संपादन करती हैं। ब्रिटेन की जैसे लॉर्ड सभा है वो देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने पर कांग्रेस का जो परिसदन है सीनेट, महाभियोग की न्यायालय की भांति सुनवाई करके निर्णय करता है। भारत में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग पर इसी तरह की सुनवाई में निर्णय की व्यवस्था संसद करती है। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय सभा को संविधान की व्याख्या का अधिकार प्रदान किया गया है। हमारा यह मत है कि विधायिकाओं को न्यायिक कार्य नहीं सौंपे जाने चाहिए क्योंकि उनका निर्वाचन न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए नहीं किया जाता है। न्यायिक कार्य विधिवेत्ता ही कर सकती हैं और आम विधायकों में विधिवेत्ताओं जैसा विशिष्टीकरण नहीं होता। विधायिका स्वयं कानून बनाकर उनकी न्यायिक व्याख्या का कार्य करेंगी तो निश्चय ही शासन की शक्तियों का दुरुपयोग होगा। इसी प्रकार विधानमंडल का एक और महत्वपूर्ण कार्य है वो है निर्वाचन संबंधी कार्य, इलेक्शन संबंधी जो कार्य है। अनेक देशों में व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती हैं। जैसे इजराइल और भारत की संसदें गणराज्य के राष्ट्रपति का निर्वाचन करती हैं। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को उस स्थिति में राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है अगर
राष्ट्रपति निर्वाचन में किसी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। वहीं कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की संसदें ब्रिटिश संप्रभु को 3 नामों की सिफारिश करती है और उनमें एक को गवर्नर जनरल का कार्यभार संभालने के लिए नामित किया जाता है। कई देशों में विधायिकाएं प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों का चुनाव का अनुमोदन करती हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद के लिए जिन व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है, सीनेट द्वारा उनका अनुसमर्थन करना आवश्यक है। इजराइल में मंत्रिमंडल के सदस्यों की पूरी सूची वहाँ की जो संसद है उनके द्वारा अनुमोदित की जाती है। स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली फेडरल काउंसिल के लिए 7 सदस्यों का निर्वाचन करती है। जापान में सम्राट द्वारा जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर मनोनीत किया जाता है, वहाँ की संसद जो डाइट है, जिसको डाइट कहते हैं, उसके द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। इसी प्रकार एक कार्य और है, वह संवैधानिक की संशोधन संबंधी कार्य, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संविधान में संशोधन करने का माना गया है। व्यवस्थापिकाएं जन संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती हैं, अतः यदि संविधान जन इच्छा के क्रियान्वयन में बाधक बनने लगे तो उसमें संशोधन का अधिकार व्यवस्थापिका के पास ही रखना तर्कसंगत है। संशोधन का यह अधिकार कुछ देशों में विधानमंडलों को आंशिक रूप से प्राप्त रहता है, तो कुछ देशों में विधानमंडलों को संशोधन का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। इंग्लैंड की संसद जब चाहे संविधान में संशोधन कर सकती है, क्योंकि वहाँ साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है। आप जानते हो कि साधारण कानून का मतलब है कि संसद में जब भी कोई निर्णय लिया जाए वो साधारण बहुमत से लिया जाता है। जितने उपस्थित हैं उन उपस्थित सदस्यों के मतदान करने के बाद आधे से अधिक बहुमत से यदि वो पारित होता है तो पाता है। लेकिन संवैधानिक कानून के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसमें कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत न्यूनतम होती है। किंतु अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में विधायिका को संशोधन का आंशिक अधिकार प्राप्त है। संशोधन के आंशिक अधिकार से यह अभिप्राय है कि संशोधन में विधानमंडल के साथ अन्य संस्थाएं भी जुड़ी रहती हैं। संक्षेप में यदि हम परंपरागत अर्थ में कहें तो हम कह सकते हैं कि एक सुसंगठित विधायिका का कार्य सरकार की नीतियों और प्रस्तावों का विश्लेषण करना, उनकी आलोचना करना, उन्हें स्वीकार अस्वीकार करना और अंत में जैसा विधायक शब्द का नेतार्थ है उस सीमा तक विधि के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना, जो ऐसे क्षेत्र में अब भी संभव है जो विशेषज्ञ और प्रशासक पर अधिक से अधिक निर्भर है। आशा है उक्त विवरण से आपको व्यवस्थापिका के परंपरागत कार्य या जो शासकीय कार्य हैं या सरकारी कार्य हैं वो स्पष्ट हुए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम व्यवस्थापिका के आधुनिक अथवा राजनीतिक कार्यों का विस्तार से अध्ययन करेंगे।